आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जो बात करता है फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में है कि इंडिया के फ़िज़िकल फीचर्स कौन कौन से हैं और उन फिज़िकल फीचर्स को भी फर्दर हमने डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरीज़ में, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। इस चैप्टर की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, आपने पहले देख चुके हैं हमने कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत वास्ट कंट्री है और अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ है, कहीं पे माउंटेन्स हैं। ठीक है, कहीं पे आपके डेजर्ट हैं। तो अलग अलग डाइवर्सिटी के लैंडफॉर्म्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जो इंडिया का लैंड है वो अलग अलग फिज़िकल वेरिएशन को डिस्प्ले करता है, दिखाता है। अगर जियोलॉजिकल बोले तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो हमारे इंडिया का सबसे एंशियंट लैंड मास है। अर्थ के सरफेस पे सबसे एंशियंट लैंड मास जो है वो है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया का। ठीक है, जियोलॉजिकली। और इसको कहा जाता है कि ये सबसे स्टेबल लैंड। स्टेबल का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है ना, कि यहाँ ज़्यादा भूकंप जो हैं, अर्थक्वेक्स हैं, कोई भी आपदा जो जैसे कहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, हाजार्डस सिचुएशन नहीं आती है जिसके लिए लोगों को परेशान होना पड़े, लोगों को तकलीफ़ हो। बहुत ही स्टेबल लैंडफॉर्म है ये हमारे इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू। और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इंडिया का पार्ट है, ये वाला जो है, उसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। पेनिनसुलर क्यों कहा गया है? क्योंकि यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और प्लेट्यू इस वजह से कहा गया है कि एक टेबल की तरह दिखता है, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं उठा हुआ है कि उसे हम माउंटेन कहते हैं, बट थोड़ा सा एक टेबल की तरह जो है ये उठा हुआ पार्ट है इंडिया का। चलो देखो, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना हुआ है। अब तुम्हें नहीं पता हो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, तो मैं बता देती हूँ। इग्नियस हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर 3 तरीके की रॉक्स होती है, मेनली 3 तरीके की रॉक्स होती है। एक होती है इग्नियस रॉक, दूसरी होती है आपकी मेटामॉर्फिक और तीसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक जो है वो बनती हैं आपके लावा की वजह से। जब लावा धरती के अंदर में से बाहर निकलता है तो एक रॉक बनाता है। ठीक है, उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। इसी तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक होती है। जब कोई भी रॉक होती है, कोई भी रॉक, या इग्नियस हो या सेडिमेंट्री हो, उसके ऊपर अगर वेदर है, एक्शन करता है, वेदर मतलब वाटर है, एयर है, कोई भी एलिमेंट जो है हमारी अर्थ के, वो उसके ऊपर काम करते हैं और उस रॉक को मॉडिफाई करते हैं, उसे दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसे मेटामॉर्फिक कहा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है कि जब मेटामॉर्फिक रॉक या इग्नियस रॉक जब टूटेंगी, ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट्स में बिखरेंगी, उसके सेडिमेंट मतलब उसके जो पार्टिकल होके कहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं और वो दूसरी रॉक बना लेते हैं, उसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है जिसकी हम बात करें कि सबसे पुराना है, एंशियंट है, साथ में सबसे स्टेबल है, और साथ में ये इग्नियस मतलब कि लावा की वजह से और मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से ये बना हुआ है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ राइजिंग हिल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ वैलीज भी, कुछ घाटीज़ भी देखने को मिलेगी, कुछ हिल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। अब हमारे इंडिया का डिवीज़न कर दो ताकि हम इंडिया को आसानी से समझ सकें। ठीक है, देखो, कोई भी चीज़ अगर समझनी हो हमें, अगर ये पूरा चैप्टर समझना है तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग पार्ट्स में। इस तरीके से हमारा इंडिया भी तो कितना बड़ा है, इसमें कितनी डाइवर्सिटी है, तो क्यों ना हम इसको भी तोड़ दें ताकि हम आसानी से इसे समझ सकें। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे डिवीज़न किया है 6। इंडिया के हमने 6 डिवीज़न किए हैं और उसको बांट दिया है हमने अलग अलग तरीके से। पहला डिवीज़न जो है वो हिमालयन माउंटेन, दूसरा आपका प्लेन्स है, फिर तीसरा प्लेट्यू है, चौथा आपका डेजर्ट है, पांचवा कोस्टल प्लेन्स है और 6 आइसलैंड है। ठीक है, अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। हिमालयन माउंटेन क्या है? हमारा जो हिमालयन माउंटेन है, हमने इसे क्यों कहा है हिमालयन माउंटेन? ये हमारे नॉर्थ में पड़ते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो फोल्ड है। फोल्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई पेज को फोल्ड करते हैं, जब कोई पेज है मेरे पास में, एक बड़ा सा एक लंबा सा एक पेज है मेरे पास में, अब मैंने उसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
ठीक है, हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे हिमालयन माउंटेन जो है वो क्या है, फोल्ड माउंटेन है। जब अर्थ बन रहा, अर्थ मतलब कि जब इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था, हमारी प्लेट थी, अलग अलग प्लेट से, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। सुपर कॉन्टिनेंट अलग अलग पार्ट्स में टूटा, कोई एशिया बन गया, कोई अफ्रीका बन गया, कोई नॉर्थ अमेरिका बन गया, कोई साउथ अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया बन गया। इस तरीके से एक प्लेट थी, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई वो। अब इंडिया की जो प्लेट थी वो गई आपकी यूरोपियन प्लेट से टकराने, ठीक है। यहाँ पे यूरोपियन प्लेट थी, यहाँ पे इंडिया की प्लेट थी, इंडिया की प्लेट यहाँ से टकराई। अब ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है दीवारें खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। इन दोनों की ज़मीन जो है वो ऊपर उठने लगती है, मतलब एक फोल्ड टाइप का स्ट्रक्चर बनाने लगती है। तो इसी तरीके से हमारे हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये हिमालयन माउंटेन कहाँ पे पड़ते हैं, ये हिमालयन माउंटेन पड़ते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर पे। जैसे अगर ये हमारा इंडिया है तो इसके जो ये नॉर्दर्न बॉर्डर है, यहीं पे आपका जो है हिमालयन माउंटेन पड़ते हैं। फिर ये माउंटेन रेंज जो है वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाती है, ठीक है। मतलब इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये हमारे माउंटेन्स जो हैं वो फैले हुए हैं, हिमालयन माउंटेन। लॉफ्टीएस्ट का मतलब होता है कि इनकी ऊंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वन ऑफ द रग्ड माउंटेन बैरियर्स हैं। रग्ड माउंटेन बैरियर्स का मतलब है कि थोड़े उटपटे, थोड़े बोल सकते हैं रग्ड खरदरे जो हैं, इस तरीके के इनकी जो है वो स्ट्रक्चर है। और ये सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे नहीं कह सकते लेकिन मोस्ट ऑफ द, मतलब कि हाइट जो है अच्छी खासी है इनके माउंटेन्स की। इनकी फ़ीचर्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। फीचर्स याद रखना, भूलने जैसे नहीं है ये। अब हमें पता चलती है कि इनकी डिस्टेंस जो है वो 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर मतलब कि यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया तो ये 2400 किलोमीटर तक गए, ठीक है। मतलब अगर इनको नापा जाए कि कितने लंबे हैं ये, तो 2400 किलोमीटर है। लंबाई की तो समझ में आती है, अब ये चौड़े कितने हैं, इनका वेट कितना है, विड्थ कितनी है इनकी। देखो लंबाई तो हमने बता दी कि ये 2400 किलोमीटर लंबे हैं, ठीक है। नॉर्थ से वेस्ट से ईस्ट तक जा रहे हैं, बट इनकी जो चौड़ाई है वो है आपकी 400 किलोमीटर कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में तो आपको बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा लंबा जगह घिरे हुए दिखेंगे। और जब हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो इनकी थोड़ी जो है वो विड्थ कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तो कितने चौड़े हैं ये, ठीक है, ज़्यादा जगह घेर रखी है, बट जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो इनकी जो है वो थोड़ी विड्थ कम हो जाएगी, और वो होगी सिर्फ 150 किलोमीटर, ठीक है। कितनी होगी ये विड्थ जो है, ये विड्थ जो है वो आपकी बताई जा रही है 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में, और 400 जो है किलोमीटर है वो आपकी कश्मीर की तरफ है। और मैंने इनकी जो लंबाई है वो तो बता दी 2400 किलोमीटर, ठीक है। याद रखना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर मैं बात करूं कि द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, ये तो हमें समझ में आ गया है कि ये हमारी जो विड्थ हमने बताई कि वेरिएशन जो है, वेरिएशन का मतलब इनकी हाइट में जो वेरिएशन है, अल्टीट्यूडनल जो वेरिएशन है वो ईस्टर्न साइड में ज़्यादा ऊंचे हैं ये, बल्कि अगर वेस्टर्न साइड के कंपैरिजन में, ठीक है। दूसरा क्या है कि हिमालयन जो है वो कंसिस्ट करते हैं 3 पैरेलल रेंजेस से। 3 पैरेलल रेंज मतलब कि अब हिमालय को भी फर्दर डिवाइड कर दिया, मैंने इनकी लंबाई बता दी, मैंने इनकी चौड़ाई बता दी, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि ये लेयर्स में बटे हुए हैं, ठीक है। एक लेयर है आपकी सबसे ऊपर वाली, फिर होगी आपकी बीच वाली लेयर, और फिर होगी आपकी सबसे लोअर लेयर, ठीक है। इस तरीके से हमने हिमालय को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ये तो सब अभी एक ही डिवीज़न हो रहा है, फिर एक और डिवीज़न होगा, ठीक है। और हिमालय को हम बांटेंगे अलग अलग तरीके से। देखो पहली लेयर जो है उसे कहा गया है आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है। ये जो पहली लेयर जाती है उसे कहते हैं ग्रेट हिमालय, या इसे कहो इनर हिमालय, या इसे कहो हिमाद्री। ये दोनों एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम है। आप इसे ग्रेट हिमालय कहो, इसे इनर हिमालय कहो, या हिमाद्री कहो। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की, ठीक है। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। उसके बाद में क्या और यहाँ के जो माउंटेन्स मिलेंगे वो कम से कम 6000 मीटर की हाइट तक के रहेंगे ही सही, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाइट वाले जो है माउंटेन्स आपको इसी रेंज में मिलेंगे, ग्रेट हिमालय वाली लाइन, इनर हिमालय, हिमाद्री, कुछ भी कहो जैसी आपकी इच्छा है। चलो जैसे कि ये रेंज जो है आपको देखने को मिल रही है, तो पहली वाली जो रेंज है वो क्या है, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री या इनर हिमालय, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाइट वाले माउंटेन्स जो हैं, हिल्स आपको इसी लेयर में मिलेंगे। फिर बाद में दूसरी लेयर होती है
जिसे कहते हैं हम हिमाचल या लेज़र हिमालय। बीच वाली जो लाइन है ना, उसे क्या कहा गया है? हिमाचल, लेज़र हिमालय। याद रखने वाली चीज़ है ज्योग्राफी में, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ यही होती है। अगर तुम्हें याद रह गया जो भी चीज़ कही गई है तो अच्छा है तुम्हारा ज्योग्राफी। अब सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसे शिवालिक कहा जाता है, ठीक है, या लोअर हिमालय कहा जाता है। अब इनके बीच में भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि जब मैंने ऊपर वाली लाइन की बात की कि ये जो है वो 6000 मीटर की हाइट की कम से कम होती है, एवरेज हाइट यहाँ की रेंज की, और सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ में फोल्ड ऑफ ग्रेटर हिमालय सिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है, ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं। ग्रेनाइट जो है वो एक मिनरल है और उसी से ये हिमालय जो है वो बने हुए हैं। उसके साथ में दूसरे हिमालय की बात की हमने कि ये हिमाचल और लेज़र हिमालय के, यहाँ पे आपको जो है वो रेंज मिलेगी 3700 से लेके 4500 के बीच में, ठीक है, और इनकी विड्थ मिलेगी आपको 50 किलोमीटर तक। वाइल जो पीर पंजाल रेंज है वो लॉन्गेस्ट है इन सब रेंजेस में से। अब ये सब आपको अलग अलग माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। हिमालय की रेंज है और उसमें अलग अलग माउंटेन्स है, ठीक है, और ये माउंटेन्स कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में हो और इनकी क्या हाइट है, वो आपको एक बार गो थ्रू होना है इसके थ्रू, ठीक है। फिर साथ में हमारे पास में आता है कि धौलाधार और महाभारत रेंजेस भी इसी की एक प्रोमिनेंट रेंज है, इसी की किसकी? हिमालय और लेज़र हिमालय की, ठीक है, बीच वाली जो रेंज है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी जो हमारी रेंज है सबसे नीचे वाली, उसे कहा गया है शिवालिक या आउटर मोस्ट रेंज, ठीक है, ये क्योंकि बाहर निकल गई। 3 रेंज थी हिमालय की, सबसे नीचे वाली को शिवालिक बोला, बीच वाली को हिमाचल बोला और ऊपर वाली जो थी उसे हिमाद्री कहा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक जो मैप है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको अलग अलग रेंजेस देखने को मिलेगी, साथ में रिवर्स भी हैं। आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, कौन सी रेंज कहाँ पे है सिचुएटेड, वो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। और इसमें एवरेज हाइट भी दी गई कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हाइट वाले हिल्स मिलेंगे आपको, माउंटेन्स मिलेंगे, और फिर कब सबसे कम हाइट वाले कहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे बात हो रही है शिवालिक की, कि शिवालिक जो हमने बात की कि आउटर हिमालय और तीसरी लेयर है हिमालय की रेंज की, तो इसकी हाइट कम से कम होती है 900 से लेके 1100। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, नॉर्थ से साउथ की टूवर्ड, तो हाइट जो है वो कम होती जा रही है, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात हमें पता चलती है, और साथ में इनकी जो विड्थ है वो भी घटती जा रही है, 10 से 50 किलोमीटर, वो बीच वाले की थी 50 किलोमीटर, उसके ऊपर वाले की ज़्यादा थी, इस तरीके से, ठीक है। तो इनकी हाइट भी कम होती जा रही है जैसे हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, और इनकी जो है विड्थ भी कम होती जा रही है। अब लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेज़र हिमालय एंड शिवालिक। लेज़र हिमालय हमने किसको बोला था? हिमाचल को, और हिमाचल के बाद में कौन आया? शिवालिक आया। और इनके बीच में हमें ना एक वैलीज मिलती है, घाटी मिलती है, बड़ी बड़ी घाटीज जो होती है ना उन्हें मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्यून्स कहते हैं, उन्हें हम ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ड्यून्स। इस तरीके से आपने नाम सुना होगा देहरादून का और कोटली दून का, पाटली दून, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं दून के, ये सारे दून्स ही हैं एक तरीके से, ठीक है, जो आपको लेज़र हिमालय मतलब कि हिमाचल और शिवालिक के बीच में मिलते हैं। इन दो रेंजेस के बीच में ये ड्यून्स मिलते हैं और इनके अलग अलग नाम्स हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग ड्यून्स हैं। फिर अब ये तो हमने डिवीज़न किया था हिमालय का वेस्ट से ईस्ट की टूवर्ड, कैसे? इस तरीके से लैटिट्यूडनल की 3 रेंज हैं, और पहली वाली जो है उसको बोला गया है आपका हिमाद्री, फिर दूसरी है हिमाचल और तीसरी है शिवालिक। इन दोनों के बीच में आपको ड्यून्स मिलेंगे, ठीक है, वो भी मैं बता चुकी हूँ। अब हम इनका डिवीज़न करते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न का मतलब क्या है कि देखो मैं अब इसको काट दूंगी, हिमालय को बीच बीच में से हम जो है वो इसके टुकड़े कर लेंगे, और एक टुकड़े का नाम अलग हो जाएगा, फिर दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, इस तरीके से। अभी तो हम लैटिट्यूडनल डिवीज़न करे थे कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर का क्या है, बट अब हम इसको जो है कट करेंगे, ठीक है। तो पहले वाला जो हिमालय आता है वो आता है आपका पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय का मतलब क्या है कि सारे लेयर को मिक्स करके, वो भले 1 लेयर हो, 2 लेयर, तीनों, सबको लेयर को मिक्स करके मैंने बताया कि सबसे पहली वाली जो पार्ट है वो है पंजाब हिमालय का, और वो पंजाब हिमालय है इंडस और सतलुज रिवर के बीच में। इन दोनों रिवर के बीच में ये पंजाब हिमालय आपको मिलता है, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास में हिमालय है जिसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं, ठीक है। दूसरा डिवीज़न हो गया कश्मीर हिमालय, या फिर इसे हिमाचल हिमालय भी, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेट्स मिलेंगे तो इसको बोल दिया है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा हिमालय मिलता है कुमाऊँ हिमालय,
उसका नाम रख दिया है, ठीक है। क्या है? कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय का मतलब क्या है कि ये आपको मिलता है कौन सी रिवर के बीच में? सतलुज और काली रिवर के बीच में आपको कुमाऊँ हिमालय मिलता है। ये रिवर्स याद रखना है, इनके बीच में कौन सा हिमालय मिलता है वो याद रखना है, ठीक है। ये पूरा हिमालय ही है, लेकिन सिर्फ इसका डिवीज़न कर दिया, इसको अलग अलग नाम दे दिया हमने। जो जो स्टेट्स आगे आते गए इस तरीके से हमने जो है हिमालय का नाम रख दिया। जैसे अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं तुम्हें एक आसानी से बता देती हूँ कि ये आपका इंडिया है। अब थोड़ा ढंग से मैप नहीं है लेकिन ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे आपको हिमालय, पंजाब कहाँ पे? करीबन यहाँ पे पंजाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिमालय की रेंज है ना, उसे पंजाब हिमालय बोल दिया। फिर उसके बाद में कौन आता है आपका? कश्मीर भी है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे हिमाचल भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा हिमालय हो गया? कश्मीर या पंजाब, ये हिमाचल हिमालय हो गया। फिर तीसरा हमारा हिमालय कहाँ पे मिलेगा हमें? जैसे हमने बोला कुमाऊँ हिमालय, जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में, इससे कुछ आगे जो होगा ये यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर नेपाल हिमालय, क्योंकि ये नेपाल की बॉर्डर आ गई है, यहाँ पे पूरा नेपाल होगा, तो नेपाल के नीचे या नेपाल में जो हिमालय होगा उसे नेपाल हिमालय बोल दिया है। और वो कौन सी रिवर के बीच में आ रहा है? काली और तीस्ता रिवर। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय कहा गया है। नेपाल के बाद में होता है आपका असम हिमालय, ठीक है। नेपाल के बाद में होता है असम हिमालय, और जो आता है तीस्ता और दिहांग के बीच में। ये सारी रिवर्स हैं, और इन रिवर के बीच में कौन सा हिमालय मिलता है? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा डिवीज़न ख़त्म हो चुका है हिमालय का। इम्पॉर्टेंट याद रखना, एक तो आपका लेयर के हिसाब से कि ऊपर वाली लेयर है हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक, ठीक है। इनके बीच में डून्स भी मिलता है। दूसरी बात, अगर हिमालय को लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, तो पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय, तीसरा कुमाऊँ हिमालय, चौथा है आपका नेपाल हिमालय, फिर नेपाल के बाद में असम हिमालय आता है, ठीक है। और वो कौन सी रिवर के बीच में है वो भी याद रखना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो ब्रह्मपुत्र है वो मार्क करती है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। मतलब कि जब ब्रह्मपुत्र हमारे इंडिया में एंटर करती है, ठीक है, ये हमारा इंडिया का हिस्सा है, ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा है। यहाँ पे आपको असम वगैरह जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो सब मिलेंगे। तो यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र एंटर करती है आपके चाइना में से, तो ये सबसे ईस्टर्न वो बता देती है कि यहाँ पे हिमाचल की रेंज क्या हो गई? ख़त्म हो गई। हमारा हिमालय था ना, उसकी रेंज सिर्फ इंडिया तक सीमित थी, और फिर बाद में वो ऐसे चला गया और ख़त्म हो गई उसकी रेंज। तो ये ब्रह्मपुत्र हमें यही बताती है। ये पूर्वांचल जो हिस्सा है ना, उसे पूर्वांचल कहा जाता है, ईस्टर्न हिल्स। मतलब कि जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, जो मैंने बताया कि ये हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, ये इसे पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पूर्वांचल कहा जाता है। दूसरा, पूर्वांचल में अलग अलग हिल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी हिल्स मिलेगी। देखो एक बड़ा सा एरिया था और मैंने उस बड़े से एरिया को क्या बोल दिया? पूर्वांचल बोल दिया, ठीक है। तो अब पूर्वांचल में अलग अलग हिल्स भी तो होंगी ना, उनका भी तो अलग अलग नाम रखना पड़ेगा, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे सब, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय में अलग अलग हिल्स होती है, जैसे कि पटकई हिल्स हैं, नाग हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, मिज़ो हिल्स है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं तुम्हें कि इन्हीं हिल्स के नाम से इन स्टेट्स का नाम रखा गया है। आज के टाइम पे हमारे पास में मिज़ोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ठीक है। तो इन्हीं हिल्स के नाम से रखा गया है, और ये यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ आई थिंक इन्हीं के नाम पे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का तो हमने डिवीज़न देख लिया, अब प्लेन्स का देखते हैं। अब प्लेन्स क्या होते हैं यार ना, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सीधा सपाट एरिया है। ये क्या है? प्लेन है, बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई ऊंचा नीचा हिमालय जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ना प्लेट्यू जैसा है कि ये टेबल जैसा दिखता है, ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। और नॉर्दर्न क्यों है भाई? क्योंकि ये इंडिया के नॉर्दर्न साइड में मिलता है, ठीक है। कहीं पर भी जो चीज़ क्या है? प्लेन है, और वो कहाँ पे मिलती है? नॉर्दर्न साइड में मिलती है इंडिया के, तो उसे बोल दिया नॉर्दर्न प्लेन, बस। देखो नॉर्दर्न प्लेन कैसे बनते हैं? ये ऐसे फ्लैट एरिया क्यों बने? कारण क्या है इनके फ्लैट होने का? देखो मेन कारण है इनका रिवर। क्या है? नदियाँ क्या क्यों है? मेन कारण क्यों है? क्योंकि जब रिवर जो है वो आती है कहाँ से? माउंटेन से आती है। और इन प्लेन्स के पहले तो हम देख चुके हैं कि माउंटेन्स पड़ते हैं, माउंटेन के बाद में ये प्लेन्स आते हैं, ठीक है। तो जब इन माउंटेन से रिवर्स आती हैं और कहाँ पे आती हैं? लैंड पे। तो ये लैंड को क्या करती है ना, यहाँ पे जो भी चीज़ें होती, ऊबड़ खाबड़ चीज़ें, उनको बिल्कुल तोड़ती, क्योंकि पानी कितना
हाई स्पीड से आता है तो वो जितने भी अपने आसपास अवरोधन होता है, जितनी भी चीज़ें जिनको वो रोकने की कोशिश करता है पानी को बहने से, तो पानी क्या करता है, उनको ही तोड़ देता है। और इस तरीके से वो पानी क्या करता है, लैंड को फ्लैट बनाता है। ठीक है, फ्लैट का तो समझ में आता है, बट ये साथ में आसपास डिपॉजिट भी करती है। हिमालय से बड़े बड़े पत्थर कंकड़ या जो मलबा है वो लेके आए और यहाँ आसपास जो है उन्होंने डिपॉजिट कर दिया उसके आसपास। ठीक है, ये बह तो रही हैं बट इसके आसपास इसने क्या कर दिया, डिपॉजिट भी कर दिया है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ये एरिया क्या हो गया, फर्टाइल भी हो गया है, साथ में अच्छी खासी एग्रीकल्चर की संभावना भी इसने क्रिएट कर दी है। तो मेनली 3 रिवर होती हैं जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन बनाने में योगदान देती है, जैसे कि इंडस रिवर। इंडस तो बाहर से निकल जाती है वैसे, लेकिन जो हमारा बोल सकते हैं पंजाब वाला एरिया है, वो बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, क्योंकि वहाँ से इंडस पास तो नहीं करती है, लेकिन अलग अलग हमारी 5 जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसकी वो जुड़ती हैं उससे, तो वो एरिया क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। मेनली हमारा जो वेस्टर्न साइड है वो फर्टाइल है इंडस की वजह से। जो हमारा बीच वाला सेंटर साइड है, नॉर्थ सेंटर की बात हो रही है, तो वो आपका है गंगा की वजह से। गंगा बहती है आपकी उत्तर प्रदेश से जाके बिहार तक जाती है, फिर बंगाल तक। तो इसी तरीके से गंगा इस प्लेन को फर्टाइल बनाती है। और फिर ब्रह्मपुत्र जो कि ईस्ट से आती है। तो मतलब तीनों तरफ से हमारा काम हो गया, एक इंडस का हो गया, एक गंगा का हो गया, इधर ब्रह्मपुत्र का हो गया। ठीक है, चलो अब ये प्लेन की हाइट और लेंथ देख लेते हैं। ये प्लेन जो है वो 2400 किलोमीटर लंबा है, मतलब बराबर हमारे जो माउंटेन्स थे उनके बराबर दूरी तय कर रहा है ये भी। ठीक है, प्लेन्स। और अगर इनकी साइज़ की बात करूँ कितने चौड़े हैं ये, तो ये हैं 240 किलोमीटर से लेके तो 320 किलोमीटर तक। ठीक है, इतने चौड़े हैं ये। चलो, डेंसली पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा जनता यहाँ पे रहती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। क्यों रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चर की संभावना है, और एग्रीकल्चर जहाँ पे होगा, लोगों को जहाँ पे लगेगा कि हमारा लाइवलीहुड पॉसिबल है, तो वो वहीं रहना पसंद करेंगे, सारी चीज़ें वहीं पे सेटअप होगी। तो इस वजह से लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। क्लाइमेट भी अच्छा है, पानी भी लोगों को मिल जाता है आसानी से, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। चलो, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उनको डिवाइड करते हैं अब 3 सेक्शन में, 3 पार्ट में हम बांट देते हैं इस नॉर्दर्न प्लेन को। एक हमारा है पंजाब प्लेन, जैसे हिमालय को नहीं बांटा था हमने अलग अलग पार्ट में, इस तरीके से हमने प्लेन्स को भी बांट दिया। ये हमारा प्लेन है मान लो। अब सबसे पंजाब वाला एरिया होगा तो उसे बोल दिया पंजाब प्लेन। ठीक है, फिर आपका पंजाब प्लेन के बाद में आता है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन आता है क्योंकि पंजाब के बाद में आता है आपका इधर उत्तर प्रदेश पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी रिवर जाती है, गंगा जाती है, तो ये हो गया गंगा प्लेन। ठीक है, ये हो गया गंगा प्लेन। गंगा प्लेन के बाद में होता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र क्यों है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ पे ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे मतलब कि अपना पानी वो जो है वो डिपॉजिट क्या कह सकते हैं, मतलब कि इस लैंड को फर्टाइल बनाती है। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये गंगा है और ये पंजाब है। ठीक है, ये डिवीज़न तो हमने देख लिया, 3 डिवीज़न बहुत ही आसान है, आसानी से हम याद कर सकते हैं। लेकिन दुआब क्या है भाई, ये दुआब क्या है, ये बीच में एक जो टर्म आ गई है। दुआब जो है वो बना हुआ है 2 वर्ड से, एक होता है आपका दो और एक है आब। दो का मतलब होता है 2, डेफिनेटली हम सबको पता है, और आब का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो पंजाब का मतलब, अब आब मतलब वाटर है, और पंज मतलब क्या होता है 5। तो जब 5 रिवर्स जो हैं उस लैंड से निकल रही है, एक ही एरिया है और उससे जब 5 रिवर निकल रही है अलग अलग, तो वो लैंड कितना फर्टाइल हो जाएगा, तुम सोच सकते हो ना उसे। तो इसी तरीके से पंजाब बना है क्योंकि वहाँ पे 5 रिवर्स जो हैं वो अपना वाटर जो है वो लेके जाती है, वहाँ से गुजरती हैं, और वो उस लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती है। चलो, अब और कुछ और टर्म है जो हमें याद रखनी चाहिए, और इसमें मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें इसमें प्रॉब्लम होती होगी। भाबर क्या है, तरई क्या है, और आपके जो है ये खादर है, बांगर क्या है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। देखो, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ना, हम जनरली कहते हैं कि ये फ्लैट है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधे सपाट है, बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है ये। ठीक है, अब ये उपजाऊ बनी कैसे, जैसे माउंटेन्स था, माउंटेन थे बड़े बड़े। ठीक है, माउंटेन से रिवर आई। ठीक है, रिवर आई तो डायरेक्ट क्या करेगी, वहाँ का एरिया जो होगा उस एरिया को प्लेन करेगी। पहले तो उसने क्या किया, प्लेन किया, लेकिन वो जैसे रिवर आ रही थी ना, तो वो क्या हो गई, वो अपने साथ में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेके आए, बड़े बड़े जो बोल्डर्स थे ना अपने साथ में बहा के ले, और उनको यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। बिल्कुल जो माउंटेन का बिल्कुल
टॉप यहाँ उसका पार्ट होता है ना, जैसे हम किसी के घर के सामने खड़े हो गए, तो बिल्कुल हमारा जहाँ पे खड़े होने का एरिया है वो घर के सामने, तो उसी को हमने बोल दिया कि ये बड़ा सा घर क्या है, माउंटेन है, और ये जो इंसान खड़ा है वो क्या है, बोल्डर है। ठीक है, अब तुम इसको हंसी मजाक में मत लेना, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये जो पत्थर है क्या है, बोल्डर्स है। तो रिवर्स आई, रिवर ने अपने साथ में बड़े बड़े पत्थर कंकड़ लेके आई और यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने क्या कर दिया, डिपोजिट कर दिए सबको। ठीक है, ये बड़े बड़े बोल्डर्स तो उसने खड़े कर दिए, और क्या बना दिया है ये, अब मैं बता देती हूँ। रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डिपोजिट पेबल्स। ठीक है, पेबल्स जो हैं वो डिपोजिट कर दी जाती हैं बिल्कुल माउंटेन्स के अपने पैरों पे, माउंटेन्स के पैरों पे क्या कर देती है, डिपोजिट कर देती है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो लेके आई थी। करीबन 8 से 16 किलोमीटर तक की इनकी विड्थ होती है, मतलब समझ रहे हो कितने ज़्यादा बोल्डर्स होंगे, ये 8 से 16 किलोमीटर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसने डिपोजिट कर दिए और इन्हीं को कहा जाता है भाबर रीजन। इसको क्या कहा गया है, भाबर रीजन। क्या कहा गया है, भाबर रीजन क्या गया है कि लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। तो ये जैसे शिवालिक माउंटेन्स है, क्योंकि सबसे साउदर्न मोस्ट जो रेंज है वो तो यही है, शिवालिक वाली। तो शिवालिक वाली रेंज में ही ये आपको मिलेंगे, क्योंकि रिवर्स तो सबसे नीचे माउंटेन्स की उसमें आ रही है ना, तो ये वाला जो एरिया उसे कहा जाता है भाबर रीजन। ठीक है, अब ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। इस बेल्ट में क्या होता है ना, रिवर डिसअपियर हो जाती है। रिवर डिसअपियर हो गई भाई, कैसे गायब हो गई रिवर, नहीं, देखो ये माउंटेन्स था, यहाँ पे उसने बड़े बड़े पत्थर कंकड़ जो है वो डिपोजिट कर दिए, तो ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही थी। अब इनके ऊपर तो वो जा नहीं पाएगी, तो इसके नीचे से वो बहना स्टार्ट कर देती है, इन पत्थरों के नीचे से जो है ना वो रिवर बहना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े पत्थर जो है वो डले हुए हैं और रिवर बह रही है इनके नीचे से। अब ये रिवर वापस ऊपर भी तो आएगी, लैंड पे भी तो आएगी वापस, तो ये लैंड पे आती है ना, उस रीजन को कहते हैं तरई रीजन। क्या कहते हैं उसे, तरई रीजन कहते हैं। और जहाँ पे ये डिसअपियर हो गई थी उसे कहा गया है भाबर रीजन। ठीक है, तो ये तरई से क्या निकली, बाहर निकली। ठीक है, अब हम जाते हैं, लार्जेस्ट पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का वो ओल्ड एल्यूवियम से बना हुआ है। ओल्ड एल्यूवियम का मतलब क्या है, अब ये दो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए ना, भाबर और तरई में कंफ्यूज मत होना। भाबर वाला वो एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होंगे और रिवर उनके नीचे से बहेगी। तरई वाला वो एरिया है जहाँ से रिवर वापस से इमर्ज होगी, लोगों को दिखने लगेगी। ठीक है, अब क्या करती है रिवर, अब लैंड पे आ गई है। ठीक है, वो क्या होती, डिसअपियर हुई थी और डिसअपियर होने के बाद में वापस वो लैंड पे आ गई है। तो अब लैंड पे आ तो गई है, लेकिन वो उसकी मतलब कि स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है अभी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लेके आ रही है माउंटेन से। ठीक है, हाइट पे से आ रही है, तो बहुत ही स्पीड अच्छी है उसकी, अच्छी खासी है। तो वो अपने साथ में डिपॉजिट भी ला रही है, डिपोजिशन वाला मटेरियल भी लेके आ रही है, अच्छे खासा जो है फर्टाइल सोइल जो है वो भी लेके आ रही है, तो वो सब डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, ये रिवर है और ये सारा चीज़ें अपने आसपास जो है वो डिपॉजिट कर रही है, और बीच में से क्या कर रही है, ये बह रही है और आसपास डिपॉजिट कर रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, ये जो मटेरियल है वो और आगे चला जाएगा। ठीक है, ये मटेरियल और आगे चला जाएगा और फिर नया मटेरियल आएगा। मतलब रिवर तो लगातार बह रही है, ऐसा थोड़ी एक बार चली गई और फिर वापस आएगी नहीं, वो तो लगातार बह रही है ना, ये लगातार रिवर बह रही है। तो ये पुराना मटेरियल जो है ना वो अब आगे चला गया। ठीक है, आगे चला गया और अब नया मटेरियल जो है वो उसकी जगह लेने लग गया है। तो ये जो पुराना मटेरियल था, या इसको बोल सकते हैं बहुत ही फर्टाइल मटेरियल था ये, उसे हमने बोल दिया ओल्ड एल्यूवियम। क्या बोल दिया इसे हमने, ओल्ड एल्यूवियम बोल दिया है। और अब भांगर की बात करते हैं। भांगर क्या है कि फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर, उसे भांगर कहते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेंट कैल्केशियस डिपोजिट, जिसे हम कंकर कहते हैं। जब सॉइल अपने साथ में थोड़े बहुत कंकर रहते हैं, सॉइल में थोड़े बहुत कंकर रहते हैं ना, तो उसे क्या कहा जाता है, कंकर कहते हैं। और भांगर क्या होता है कि ये बिल्कुल ही फ्लड प्लेन मतलब ये रिवर है और इसके आसपास वाला जो एरिया है उसे फ्लड प्लेन, और ये वाला जो एरिया को बोल दिया भांगर। ठीक है, और जो कंकर वाला जो पार्ट है वो सॉइल में अगर थोड़ा बहुत कंकर है तो उसे क्या कहा गया, कंकर वाला। कैल्केशियस डिपोजिट होता है सॉइल में इस रीजन में, तो उसे कंकर कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम भूल गए यहाँ पे, एक चीज़ देखना कि जो
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मजूली, मजूली क्या है, एक रिवराइन आइलैंड है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। हर एग्ज़ाम में देख लेना आप, किसी भी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी अगर सब्जेक्ट हो तो। मजूली एक रिवराइन आइलैंड है जो बनता है ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से, सबसे बड़ा जो है वो इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटरी मैं बता देती हूँ कि एक रिवर होती है, उसके साथ में बहुत सारी सहायक नदी जो है वो जुड़ती हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। लेकिन अब एक समय के बाद में वो अलग भी हो जाती है, ठीक है, उस मेन रिवर से अलग भी हो जाती है, तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। ट्रिब्यूटरी से क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। चलो, जो यंगर डिपॉजिट होता है उसे खादर कहा जाता है, और जो पुराना हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, ओल्ड एल्यूवियम, ठीक है। नया मटेरियल मैंने बताया था ना कि रिवर डिपॉजिट कर रही है, तो जो पुराना हो गया है वो आगे चला जाएगा, और जो नया है वो अभी उसकी जगह ले लेगा। तो पुराना वाला जो था वो तो ओल्ड था, और नया वाला जो है वो क्या है, खादर है, खादर है, और वो क्या है, बांगर है। चलो, अब आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मैंने ये तो बता ही चुकी हूँ कि ऑब्वियसली जब रिवर अपने साथ में डिपॉजिट ला रही है तो वो क्या है, फर्टाइल बनाएगा ही सही लैंड को। अब प्लेट्यू पे चलते हैं, ठीक है। हमने देख लिया है माउंटेन्स, अब प्लेन्स भी देख चुके हैं, और अब चलते हैं प्लेट्यू के ऊपर। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल लैंड है जो बना हुआ है पुराने क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से। इग्नियस और मेटामॉर्फिक भी मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो एक टेबल तरीके का दिखता है, वो भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा प्लेट्यू, ये है आपको इसका डिवीज़न अगर बताया जाए तो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, इसके दो डिवीज़न हुए हैं, मेनली इसके दो डिवीज़न हुए हैं, ठीक है। एक को हमने बोल दिया है सेंटर हाईलैंड, और दूसरा आपका डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। सेंटर हाईलैंड मतलब कि ये वाला जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है पूरा, और इसका जो डेक्कन वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसे हमने बोल दिया है सेंटर हाईलैंड, और इसके ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट है उसे हमने बोला है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बताया जा रहा है इसका डिवीज़न कहूँ तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वहाँ पे आपको विंध्या रेंज मिलेगी, सतपुड़ा रेंज मिलेगी उसके साउथ में, और अरावली मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में। ये कौन से की बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी सेंट्रल हाईलैंड की। दो पार्ट में डिवाइड किया हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू को, है ना, दो पार्ट में, एक तो सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड में भी क्या बताया जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें जो है विंध्या रेंज है सेंट्रल हाईलैंड में। अब विंध्या कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कहाँ पे है, बीच में है, सेंटर में है। तो सेंटर हाईलैंड कहाँ पे है, सेंटर में है, तो कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। सतपुड़ा कहाँ पे मिलता है, सतपुड़ा क्या है, पहली बात तो ये भी एक हिल है, माउंटेन हिल बोल सकते हैं। ये कहाँ पे, साउथ, साउथ कहाँ पे, मध्य प्रदेश का साउथ, अब बोल दो, सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश का साउथ क्या होगा, सतपुड़ा की रेंज वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। विंध्या रेंज कहाँ पे मिलेगी, विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ, ठीक है, इससे ये जो है वो घिरी हुई है। फिर अरावली है इसके नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जो है वो क्या है, अरावली। अरावली कहाँ पे है, अब राजस्थान में है। तो ये जो है हिल्स भी इसने बाउंड करके रखा है इस सेंट्रल हाईलैंड को, ठीक है। चलो, सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वाइडर है वेस्ट में, और छोटे हैं ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट में इनकी जो साइज़ है वो कम है, और वेस्ट में ज़्यादा है। अब कुछ इसके एक्सटेंशन बोलूँ, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, तो वो बुंदेलखंड और बागेलखंड है। अब बुंदेलखंड और बागेलखंड के बारे में नहीं पता हो तो जो एमपी और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है तो वो इसमें आता है, ठीक है, बुंदेलखंड और बागेलखंड में। और क्या बात हो रही है, छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय दामोदर रिवर। दामोदर रिवर कहाँ पे बहती है, कहाँ से निकलती है, पहली बात तो छत्तीसगढ़ से। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में आई थिंक। तो उसी के आसपास जो है ये माउंटेन्स इसको मतलब बाउंड्री लगाते हैं, ये चीज़ें जो है सेंट्रल छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो इसकी ईस्टवर्ड बाउंड्री है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री अगर बोले तो क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और दामोदर वैली जिसमें ड्रेन होती है। अब डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं, तो सेंट्रल की बात थी कि यहाँ पे आपको सतपुड़ा भी मिलेंगे, विंध्या भी मिलेंगे, आपको इसमें अरावली भी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, ठीक है, जहाँ से दामोदर रिवर बहती है। अब डेक्कन प्लेट्यू पे आते हैं। प्लेट्यू दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया, एक सेंटर हाईलैंड है और डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर शेप का है, ऐसा है,
ठीक है। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू ट्रेंगुलर शेप का है जो साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा के साउथ में बहता है। ये आपकी नर्मदा रिवर है, इंडिया के बीच में से जाती है, ठीक है, और ये यहाँ पर अरेबियन सी में अपना पानी छोड़ देती है। बट इसके साउथ में जो पार्ट है उसको बोला गया है डेक्कन प्लेट्यू। मैंने पहले गलत बता दिया था, सॉरी तुम्हें, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू आपको नर्मदा के साउथ में मिलेगा। ये ट्रायंगुलर शेप का डेक्कन प्लेट्यू इसे कहते हैं, ठीक है। सतपुड़ा रेंज जो है इसका नॉर्दर्न बॉर्डर है। अब ये हाईलैंड का सबसे साउथ था और इसका जो है वो नॉर्दर्न पार्ट है। कैसे? ये है, ये नर्मदा यहाँ से बह रही है, इसके नीचे वाला जो है वो पूरा डेक्कन वाला इलाका है, इसके ऊपर वाला जो है वो सारा आपका सेंटर हाईलैंड है, ठीक है। तो इसके बीच में जो हटा रहा है ना एक सतपुड़ा है, तो इसके लिए सेंटर हाईलैंड के लिए सतपुड़ा जो है वो साउथ में है और डेक्कन प्लेट्यू के लिए सतपुड़ा जो है वो नॉर्थ में है, ठीक है। इतनी सी बात समझ लेना। अब इसमें कुछ अलग अलग हिल्स भी आपको मिलेगी, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स जो है वो इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। इन सब हिल्स के बारे में याद रखना और कहाँ पे पड़ती है, कौन से माउंटेन, कौन से डेक्कन प्लेट्यू के, वो भी याद रखना, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हायर है वेस्ट में, और वेस्ट में जो है इसकी जो हिल्स है वो ज़्यादा है। वेस्ट क्या है, अब यार ये वेस्ट वाला इलाका और यहाँ पे इसकी जो हाइट होती है ना यहाँ पे माउंटेन्स की वो सबसे ज़्यादा होती है और ईस्ट में जो होती है वो कम होती है। अब कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे मेघालय है, कार्बी अंगलोंग है, प्लेट्यू है और नॉर्थ शिशर हिल्स, ये सारे इसी के पार्ट है। मेनली अगर बोला जाए तो डेक्कन प्लेट्यू के ही पार्ट है ये ईस्ट वाले एरिया का भी, ठीक है। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की बात करते हैं। कुछ हिल्स भी बताई गई, जैसे ईस्ट में आपको गारो खासी जयंतिया हिल्स है ना, वो भी इसी हिल्स में आते हैं। कौन से? डेक्कन प्लेट्यू में आते हैं, ये सारे इसी के पार्ट हैं। चलो अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स पे चलते हैं। हमारे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, प्लेन्स हो गए, अब है घाट्स। तो दो तरीके के घाट्स हैं। घाट्स क्या है? पहली बात तो आपके ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है और यहाँ पे आपको हिल्स मिलेंगी, यहाँ पे भी आपको हिल्स मिलेंगी। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ये हिल्स जो है वो कंटिन्यूअस है और ये जो पार्ट है इतना कि इसके बाद में समुद्र आ जाएगा, समुद्र ओशन आ जाएगा, यहाँ अरेबियन सी आ जाएगा और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आ जाएगा। तो इस सी से इंटरेक्शन का ये सिर्फ एक इलाका है थोड़ा सा, ठीक है। इस इलाके को कहा गया है घाट्स, ठीक है। ये वेस्ट में है तो इन्हें वेस्टर्न घाट्स बोल दिया है, ये ईस्ट में है तो इन्हें ईस्टर्न घाट्स बोल दिया है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न घाट्स है, मतलब ये जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है वो पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के। ऑब्वियसली कोस्ट क्या होता है, अब इसके पास में जो पानी होगा ना, इस घाट के पास में जो पानी होगा उसे कोस्ट बोला गया है, ठीक है, कोस्ट बोला गया है। तो ये इसके पैरेलल है, ओके। ये कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब ये जो माउंटेन्स हो ना बिल्कुल अपनी रेंज में चलेंगे, बिल्कुल अपने टूटे हुए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोला जाएगा कि एक माउंटेन था फिर वो रुक गया, फिर दूसरा माउंटेन आ गया, फिर तीसरा आ गया, नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूअस है ये, अपनी जो है रेंज इन्होंने तोड़ी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें कुछ वो दिए गए हैं, जैसे कि थाल, भोर एंड पाल घाट जो है वो आप इसमें देखना मैप में, आपके इंडिया के मैप में ये सारे जो चीज़ें दी गई ना इस एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस और जो भी हिल्स के नाम दिए गए हैं। वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा लंबे होते हैं, हाइट जो है इनकी अच्छी खासी होती है। ईस्टर्न घाट के मामले में इनकी एवरेज हाइट होती है 900 से 1600 मीटर की, और बल्कि जो ईस्टर्न घाट होते हैं सिर्फ 600 मीटर की हाइट के होते हैं। घाट में जो है ना माउंटेन रेंज होती है और माउंटेन रेंज की हाइट बताई जा रही है कि 900 से 1600 मीटर तक के माउंटेन मिलेंगे आपको, माउंटेन्स और हिल्स मिलेंगे आपको वेस्टर्न घाट में, और ईस्टर्न में सिर्फ 600 मीटर तक के आपको हिल्स मिलेंगे, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स जो है वो आपको मिलेगा महानदी से लेके निग्रिस तक, महानदी से निग्रिस तक साउथ में, ये क्या है, रिवर है, ठीक है। अब तुम इसका ये मत निकालना, महानदी है ना एक रिवर है और निग्रिस भी, ठीक है, निग्रिस एक माउंटेन है, रिवर मतलब हिल्स है। तो अब आता है ईस्टर्न घाट्स पे। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है भाई? देखो मेजरली हमारी जो रिवर होती है ना वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। बस 1 2 3 रिवर होंगी जो इसमें जाती होंगी अरेबियन सी में, जैसे नर्मदा है, तापी है। बट जो बाकी सारी रिवर जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, आपकी महानदी है ना, ये कावेरी है, ये सारी इधर जाती है,
अब ये इधर जाएंगे कैसे, अगर सारे माउंटेन खड़े होंगे बीच में, तो इस वजह से माउंटेन है ना टूटे हुए हैं, डाइसेक्टेड हैं, तो इनके बीच में से निकल जाती है। ठीक है, ऐसे माउंटेन्स हैं टूटे हुए हैं तो इनके बीच में से रिवर निकल जाती है, माउंटेन्स हैं टूटे हुए हैं तो बीच में से निकल जाती है। इस वजह से कहा गया है कि ये जो माउंटेन्स होते हैं, यहाँ के जो हिल्स होते हैं, ईस्टर्न घाट्स होते हैं, वो क्या है, डाइसेक्टेड है। डाइसेक्टेड मतलब कटे हुए हैं बीच में से। ठीक है, बीच में से कटे हुए हैं, बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं है। और जो हाइट होती है वेस्टर्न घाट की, वो बढ़ती जाती है नॉर्थ से साउथ में, मतलब नॉर्थ से जैसे नीचे जाएंगे, नॉर्थ से साउथ तक जाएंगे तो हाइट क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे तो कम हाइट के थे, यहाँ पे और ज़्यादा बड़ी बड़ी हाइट के आपको माउंटेन्स मिलते जाएंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल दिए गए, मतलब कुछ नाम दिए गए, जैसे अनैमुदी है, और दोदा बेटा है, महेंद्रगिरी है, शिवरॉय हिल्स है, जावेदी हिल्स है, ये सारी आपकी वेस्टर्न घाट की हिल्स हैं, और इनकी हाइट भी आपको दी गई है। और फिर आपको कुछ और दिए गए, जैसे पॉपुलर आपको हिल स्टेशंस भी मिलेंगे, ऊटी है, कदईकनल है, ये हिल स्टेशंस है फेमस, याद रखना। ब्लैक सॉइल एरिया, डिस्टिंक्ट फीचर जो है इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का फीचर क्या है। जैसे प्लेन का क्या फीचर था कि वहाँ पे फर्टाइल लैंड थी, फर्टाइल लैंड था, एग्रीकल्चर अच्छा था, और भी कुछ चीज़ें थी, कुछ रिवर थी वहाँ पे जो उस लैंड को बना रही थी। अब प्लेट्यू का क्या फीचर है, प्लेट्यू में आपको मिलेगी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्यों है, क्योंकि इग्नियस रॉक थी। इग्नियस रॉक क्यों थी, क्योंकि वो लावा से बनी हुई थी। जैसे लावा धरती से निकला और वो ठंडा हुआ, उसने लैंडफॉर्म बना दिया, उसको हम रॉक बना दी, उसे इग्नियस बना दिया, इग्नियस बोल दिया हमने। और वो क्या होता है, ब्लैक होती है। इग्नियस रॉक से जो भी आपका सॉइल बनती है ना, वो क्या होती है, ब्लैक होती है। ब्लैक सॉइल जो है इस वजह से यहाँ पे मिलेगी आपको डेक्कन ट्रैप में। वोल्केनिक ओरिजिन है, डेफिनेटली बता चुकी हूँ, लावा से बना है, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। चलो डेजर्ट पे आते हैं। प्लेट्यू हो गए, प्लेन हो गए, माउंटेन हो गए, अब घाट भी हो गए, और अब चलते हैं हम इस पे डेजर्ट पे। डेजर्ट, बिल्कुल डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वो आप हमेशा समझो डेजर्ट को कि वो गर्म इलाका होगा, हॉट एरिया होगा। डेजर्ट है ना कोल्ड भी हो सकता है। डेजर्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जहाँ पे वेजिटेशन ना हो, या वेजिटेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो, या गर्मी की वजह से हो सकता है, ठंड की वजह से भी हो सकता है। आपने लद्दाख वाला एरिया भी कहा होगा, इसे भी डेजर्ट कहा जाता है, लद्दाख को भी, ठीक है, अगर नहीं पता हो तो। और आपने जैसे राजस्थान में हमारा डेजर्ट है, तो इसी तरीके से वो डेजर्ट किसी भी कारण से हो सकता है, वो गर्मी की वजह से हो सकता है, वो ठंड की वजह से हो सकता है, बट वहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो सकता है, उसे डेजर्ट कहा जाता है। डेजर्ट इंडिया का है तो इंडियन डेजर्ट हो गया है। अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन, अंडुलेटिंग मतलब ऊंचा नीचा ऐसा आपको एरिया मिलेगा, और वो भी सैंडी। अब सैंडी क्यों है, बारिश हुई नहीं है, तो सॉइल जो है ना बिल्कुल ऐसी हो गई है रेत जैसी, है ना, रेत जैसी जो है, सैंड जैसी आपको यहाँ पे सॉइल मिलेगी। सैंड ड्यून्स मिले। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं ना, अलग अलग लैंडफॉर्म होते हैं जो इन्हीं सॉइल से मिलके बने हुए होते हैं, सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो यही सैंड ड्यून्स मतलब ऐसे ही समझ लो, बड़े बड़े एरियाज़ जहाँ पे अलग ऐसा वाला लैंडफॉर्म आपको मिले तो उसे सैंड ड्यून्स कहा जाता है। इनकी जो रेनफॉल होता है यहाँ पे 150 मिलीमीटर से भी कम होता है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है। तभी तो यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होता, ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं, क्योंकि पानी नहीं है, वाटर नहीं है, साथ में एग्रीकल्चर कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम तो ये होती है। फिर एक रिवर यहाँ से बहती है, लूनी रिवर, ठीक है, एक अकेली रिवर है जो इस एरिया से बहती है, डेजर्ट से, ठीक है, इंडिया के डेजर्ट से। कौन सी, लूनी रिवर बहती है, और वो भी आगे चल के डिसअपियर हो जाती है। बारचंस, बारचंस क्या है, घबराना मत। बारचंस जो है ना इस तरीके का क्रिसेंट शेप का ड्यून होता है। ड्यून मतलब ये जो है ना एक इलाका था, ये बड़ा सा इलाका है, मतलब कि ये डेजर्ट है पूरा, और यहाँ पे ना बड़ा सा एक वो हो गया, मिट्टी जो है, सैंड जो है ना वो जमती गई, और ये पूरे एरिया को है ना इसने ऊंचा उठा दिया, ठीक है, एक क्रिसेंट शेप का बना दिया। क्रिसेंट क्या होता है, ऐसा आधा चांद का जो शेप होता है, उसको आपने देखा होगा, तो इस तरीके का जो है उसने बना दिया, उसे क्रिसेंट शेप को बारचन कहा जाता है। कि यहाँ पे आपको बारचन्स भी मिलेंगे, बड़े बड़े बारचन्स जो है यहाँ पे इस शेप के जो है बड़े बड़े जो है वो मिलते हैं डेजर्ट में देखने को। और क्या बताया जा रहा है, और तो कुछ खास है नहीं, कुछ एरियाज़ हैं जो ये डेजर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे कि इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे
है ना। और कभी आपने जैसलमेर विजिट गए हो, जैसलमेर देखने गए हो घूमने, तो वहाँ पे आपने देखे होंगे बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ बारचंस मिलेंगे, है ना। इस तरीके के क्रिसेंट शेप्ड के आपको बारचंस मिलेंगे, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स पे आ जाते हैं, डेजर्ट ख़त्म हो चुका है। डेजर्ट में सिर्फ आपको सूखा मिलेगा, पानी की कमी है, और आपको सैंडी सॉइल मिलेगी, सैंडी मतलब रेतीली जैसी, और कुछ सैंड ड्यून्स मिलेंगे। सैंड ड्यून्स बड़े बड़े ऐसे माउंटेन जैसे आपको सॉइल जमी हुई, ठीक है वो। और बारचंस, ठीक है। बारचंस मतलब कि एक शेप होता है जिसमें कि सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, क्रिसेंट शेप होता है, ठीक है, इस तरीके का आधा चांद जैसा। अब प्लेन्स, कोस्टल प्लेन पे आते हैं। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं कि हमारा घाट तो हो गए थे, ये घाट थे हमारे, इनके पास वाला जो एरिया होता है ना, थोड़ा बहुत एक सीमा होती है इनकी भी, उसके बाद में ओशन स्टार्ट हो जाता है। हम कहते हैं हाँ बिल्कुल ओशन आ गया, बट थोड़ा सा इलाका होता है कि हाँ हम कहते हैं यार ये हमारा है, ठीक है, ये इसके बाद में इंडिया की बाउंड्री तो खत्म हुई, लेकिन यार हम कहते हैं समुद्र में थोड़ा सा इलाका तो हमारा है, तो उसी को कहा गया है कोस्टल प्लेन। कि ये कोस्ट से लगे हुए जो प्लेन है ना, कोस्ट से लगे हुए जो एरिया है उसे कोस्टल प्लेन कहा जाता है, ठीक है। देखो हर टर्म जो है ना सिंपल सी है, अगर तुम उसका मतलब समझ जाओ तो बस वो बहुत ही आसान हो जाती है, कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, कोस्ट से लगे हुए प्लेन कोस्टल प्लेन होते हैं। डेजर्ट इंडिया का है तो इंडियन डेजर्ट है, बस खासियत क्या है, डेजर्ट क्या होता है, सूखा होता है, वहाँ पे पानी नहीं होता है, वो ठंड की वजह से भी हो सकता है, गर्मी की वजह से भी हो सकता है। चलो कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करें तो कोस्टल प्लेन आपको मिलेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू से सटे हुए, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू था, इससे सटे हुए आपको ये प्लेन्स मिलेंगे, कोस्टल प्लेन्स है। वेस्ट कोस्ट जो है वो सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी, यहाँ से सी स्टार्ट हो जाएगा, इसके बीच में आपको जो भी है वो घाट्स है, वो सॉरी ये आपके प्लेन्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो बेचारा फंसा हुआ पार्ट है उसे कहा गया है कोस्टल प्लेन्स कहा गया है। ये आपके वेस्टर्न घाट्स है, ये आपका ओशन है, और इनके बीच में जो है पानी थोड़ा सा, उसे कोस्टल प्लेन कहा गया है। ये बहुत ही नैरो प्लेन होता है, नैरो मतलब सकरा हुआ, छोटा पार्ट, कम एरिया, ठीक है, नैरो प्लेन है ये। और इनका भी डिवीज़न हुआ है भाई, डिवीज़न इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोस्टल प्लेन का डिवीज़न नॉर्दर्न कोस्ट मतलब कि ये एरिया है, ठीक है, ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है। यहाँ का पार्ट कहाँ से लेके, नॉर्दर्न पार्ट है कोंकण, मुंबई से लेके गोवा तक, ये मुंबई से लेके गोवा तक का पार्ट है, उससे कहा गया है कोंकण प्लेन, कोंकण प्लेन, ठीक है। फिर कोंकण के बाद में आता है कन्नड़ प्लेन, इसके बाद में क्या है, कन्नड़, कोंकण के बाद में कन्नड़ है, कन्नड़ के बाद में आता है साउदर्न मोस्ट सबसे मालाबार, ये है मालाबार प्लेन, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन को भी हमने डिवाइड कर दिया 3 में, इधर वेस्ट वाली बात हो रही है, ठीक है। तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। आगे बढ़ते हैं, फिर इधर जाते हैं हम ईस्ट की टूअर्ड जाते हैं, तो ईस्ट में क्या है, नॉर्दर्न सिकार, ठीक है, और साउदर्न वाला कोरोमंडल है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट। चलो याद रखना इसे। फिर एक इम्पॉर्टेंट फिर एक फैक्ट है जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, चिल्का लेक, चिल्का लेक जो है वो ईस्टर्न कोस्ट में मिलेगा, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट वाला एरिया है, कोस्ट है तो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेक चिल्का मिलता है, इसका फीचर है ये, एक लेक है चिल्का जिसका नाम है चिल्का, ठीक है। ये सोल्ट वाटर लेक है, खारा पानी जो है यहाँ पे मिलता है इस लेक में, इंडिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है ये चिल्का लेक, ठीक है। कहाँ पे, कौन से स्टेट में, उड़ीसा में है, और इसके साउथ में महानदी डेल्टा भी बनता है। चलो आइलैंड पे आते हैं, चैप्टर ख़त्म होने वाला है, हम देख चुके हैं सब माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन सब कुछ। अब लास्ट है हमारा आइलैंड। मेनली हमारे 2 आइलैंड होते हैं, एक लक्षद्वीप है आपका और अंडमान निकोबार है, ठीक है। अंडमान निकोबार भी है और लक्षद्वीप भी है। लक्षद्वीप का पहले जो है वो नाम कुछ और था, पहले इसको लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीप कहा जाता था। इसका पुराना नाम अगर बोलूँ मैं कि लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था लक्काद्वीप, अमीनद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है, ये इसके पुराने नाम हैं। और ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना छोटे छोटे कोरल आइलैंड से मिलके बना हुआ है। कोरल क्या होता है वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगी, लेकिन इसके पुराने नाम क्या थे, ये सारे अमीनद्वीप, मिनिकॉय, लक्काद्वीप, और 73 के बाद में इसका नाम हो गया लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया। ये इसकी जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कारावती आइलैंड जो है
लक्षद्वीप का ये आइलैंड है ये, जहाँ पे हेडक्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो है हमारे लक्षद्वीप के, वो करावती आइलैंड में बने हुए हैं। ठीक है। और कोरल क्या होता है फिर बताती हूँ। कोरल पॉलिप्स शॉर्ट लाइफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव होते हैं ये, छोटे छोटे जो है माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं ये। इनका जीवन जो है वो बहुत छोटा होता है, कम समय का होता है, और छोटे छोटे जो जीव होते हैं बैक्टीरिया कह सकते हैं। ठीक है। तो ये कोरल, इन्हें हम कहते हैं कोरल पॉलिप्स। ये कोरल पॉलिप्स होते हैं और इनको जीवन जीना होता है, ज़्यादा गर्म पानी में भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ के पानी में ये रहते हैं। ठीक है। पानी में रहते हैं मेनली। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सेक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना ये सेक्रेट करते हैं। और कोरल स्ट्रेच ऑन एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। अपने इनके जो स्केलेटन होते हैं, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं ना, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इनमें बहुत ज़्यादा जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मिलता है। ये रिलीज़ भी करते हैं उसे। जब ये मर जाते हैं तो ये डिपॉजिट होने लगते हैं एक एरिया पे। ठीक है। एक एरिया पे जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का एक बोल सकते हैं। जब ये मर जाएंगे तो ऑब्वियसली इनकी जो थोड़ी बहुत बोन्स हैं, हड्डियां हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, ये एक के ऊपर एक जमने लग जाएंगे और ये एक आइलैंड बना लेते हैं। इस तरीके से बोला गया है कि ये जो लक्षद्वीप है ये बहुत सारे कोरल आइलैंड से मिलके बना हुआ है। ठीक है। हाँ। और ग्रेट, जैसे कोरल जो ये आइलैंड बनते हैं ना, इसके 3 एग्जाम्पल भी हैं। 3 तरीके के मेनली होते हैं ये कोरल्स। एक होते हैं बैरियर रीफ बनाते हैं, फ्रिंजिंग रीफ बनाते हैं और एटोल बनाते हैं। इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, आप गूगल पे सर्च करना, लेकिन इसमें ज़्यादा बताया नहीं है तो मैं भी तुमको आप थोड़ा शॉर्ट में ही बता रही हूँ। ठीक है। चलो, अब लक्षद्वीप की बात हो गई कि ये कोरल से मिलके बने हुए हैं। ये ऐसा, ये भी दिया गया आपको इसमें कि आइलैंड क्या होता है, पानी से घिरा हुआ है सब तरफ से, और क्या कारण है इसके बनने का वो भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। लक्षद्वीप की बात हुई। लक्षद्वीप का पुराना नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, ये सारे 73 में फिर लक्षद्वीप नाम पड़ा। अब अंडमान निकोबार जो है वो बात करते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। मतलब बहुत सारे हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड, छोटे छोटे हैं ना, अलग अलग बहुत सारे आइलैंड्स हैं ये अंडमान निकोबार, बड़ी साइज़ के भी हैं। ये ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट है इनकी, हमारे कंट्री में ज़्यादा स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स की, ये भले लक्षद्वीप हो या भले अंडमान निकोबार हो, इनकी हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है यार? देखो, हमारे देश में क्या होता है ना, हमें कहीं पे जाना हो, किसी कंट्री के साथ में व्यापार करना हो, ठीक है, या अपने देश की सुरक्षा के लिए भी ये जो हमारे पास में आइलैंड्स होते हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं किसी भी जगह की, वो भी आइलैंड्स बताते हैं कि उस देश के आइलैंड्स जो है वो कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा वहाँ पे चल रहा है, वेजिटेशन कितना अच्छा है, फ्लोरा फोना वहाँ पे कितना अच्छा है, डाइवर्सिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें हम बता देते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें ठीक हो रही है, हमारा जो वातावरण है सही चल रहा है, इन्वायरमेंट सही चल रहा है, ये सारी चीज़। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है।